बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे। हम इसी को फर्दर लेके चलते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद मैंने साथ ही उसी सवाल के अंदर आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद हम इसमें क्लास बाउंड्रीज किस तरह से बना सकते हैं, क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स में फ़र्क क्या है। फिर हमने बात की मिड पॉइंट की, मिड पॉइंट क्या होता है। उसके बाद हमने बात की क्लास इंटरवल की, किस तरह से फाइंड किया जाता है। फिर बात की हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। फिर परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। फिर हमने उसमें बनाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की। एक को हमने नाम दिया लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे को हमने नाम दिया मोर दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम इन सब को डिफाइन करने जा रहे हैं, यानी ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी हमें बताती क्या है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा in which various items are arranged into classes या groups and the number of items falling in each class। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, हम टोटल ऑब्जर्वेशंस को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और हर ग्रुप के सामने लिख दिया जाता है कि इस ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं और उस नंबर को हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन असल में एक टेबुलर शेप है जिसमें दो चीज़ें होंगी। पहले कॉलम में लिखा होगा कि पहला ग्रुप कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। दूसरे में दूसरा ग्रुप कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। तीसरा ग्रुप कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। यह सारा लिखा जाएगा पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में फिर टैली या एंट्री लगाने के बाद लिख दिया जाएगा कि किस ग्रुप के सामने कितनी ऑब्जर्वेशंस बनी। तो ये एक टेबल की शेप बन जाएगी। उस टेबल की शेप को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती है, जो टोटल आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, क्लासेस कौन कौन सी हैं, कौन सी क्लास कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। और नंबर टू, किस क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, कितनी आइटम्स हैं। हम बात करते हैं क्लास लिमिट्स की। जब हम एक क्लास बनाते हैं तो हम लिखते हैं शुरू में कि ये क्लास कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। ये दोनों डेडलाइंस उस क्लास की क्लास लिमिट्स कहलाती हैं। उनमें से जो छोटी वैल्यू होती है जहाँ से वो क्लास शुरू हो रही है उसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, और बड़ी वैल्यू जहाँ पे वो क्लास ख़त्म हो रही है उसको हम कह देते हैं अपर क्लास लिमिट। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ तो मैंने अगर एक ग्रुप बनाया है, फ़र्ज़ कर लें 31 से लेके 40, और उसके बाद ग्रुप है 41 से लेके 50, तो 31 पहले ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट है और 40 पहले ग्रुप की अपर क्लास लिमिट है। और अगर कहा जाए कि पहले ग्रुप की क्लास लिमिट्स क्या हैं तो हम कहेंगे 31 एंड 40 आर द क्लास लिमिट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। इसी तरह हम कहेंगे 41 एंड 50 आर द क्लास लिमिट्स ऑफ द सेकंड ग्रुप। 51 एंड 60 आर द क्लास लिमिट्स ऑफ द थर्ड ग्रुप एंड सो ऑन। अब ग्रुप जहां से शुरू हो रहा है वो उसकी लोअर लिमिट होगी और जहां पे ख़त्म हो रहा है वो उसकी अपर लिमिट होगी।
इस अंदाज के साथ जो क्लास लिमिट्स बनी होती हैं इनको हम इंक्लूसिव स्टाइल की ग्रुपिंग भी कहते हैं। इंक्लूसिव ग्रुपिंग से मुराद है कि ये जो दो डेडलाइंस हमने लिखी है ना पहले ग्रुप की 31 से लेके 40, ये दोनों इस ग्रुप में शामिल हैं। यानी अगर किसी ऑब्जर्वेशन का साइज है 31 तो वो पहले ग्रुप में आएगा, और अगर किसी का 40 है तो वो भी उसी ग्रुप में आएगा, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज जो इस रेंज में फॉल करती हैं वो भी इसी में आएंगी। इसी तरह से दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है 41 से, 41 इसमें शामिल है। ये ख़त्म हो रहा है 50 पे, 50 भी इसमें शामिल है। हर जगह पे ऐसा नहीं होता, बाज़ जगह पे एक्सक्लूसिव ग्रुपिंग भी होती हैं, हम आगे जाके उस पर भी बात करेंगे। तो ये जो आपके सामने क्लास लिमिट्स लिखी गई हैं, ये क्लास लिमिट्स जहाँ कहीं भी होंगी वो इंक्लूसिव ग्रुपिंग होगी। अगर कहीं एक्सक्लूसिव ग्रुपिंग है तो उसको हम फिर क्लास लिमिट्स की बजाय क्लास बाउंड्रीज का नाम दे देते हैं। गिवन डेटा में ऑलरेडी अगर आपके पास क्लास लिमिट्स हैं तो इट्स ओके। अगर आपके पास क्लास लिमिट्स नहीं है, क्लास बाउंड्री है इवन, देन इट इज ओके। डिपेंड करेगा कि हम उससे करना क्या चाह रहे हैं उस डेटा के साथ। हम उस डेटा से अगर अरिथमेटिक मीन लेना चाह रहे हैं तो उसके फार्मूला में जो चीज़ यूज़ होगी हम वो वहाँ से उठा लेंगे। हम मीडियन फाइंड करना चाहते हैं, हमें वहाँ पे क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत होगी, हम उसकी क्लास बाउंड्रीज अगर मौजूद हैं तो ओके, नहीं मौजूद तो हम क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। डेटा को ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए प्रेफर ये किया जाता है कि क्लास लिमिट्स लिखी जाएं। इसको हम इंक्लूसिव ग्रुपिंग का नाम भी देते हैं। और अब हम बात करते हैं क्लास बाउंड्रीज की। आप नोट कर रहे हैं 31 पे पहला ग्रुप शुरू हुआ और 40 पे ख़त्म हो गया। दूसरे ग्रुप की बात करें तो 41 पे शुरू हुआ और 50 पे ख़त्म हो गया। अब इन दोनों के दरमियान गैप है, पहला ग्रुप 40 पे ख़त्म हुआ था, दूसरा शुरू हुआ 41 पे, तो 40 और 41 के दरमियान में 1 यूनिट का गैप मौजूद है हमारे पास। अगर ये गैप ना हो तो फिर वो क्लास बाउंड्रीज कहलाएंगी क्लास लिमिट्स की बजाय। तो मैंने यहाँ पे लिखा द ट्रू और प्रीसाइज वैल्यूज which describe the true class limits of a class are called class boundaries। तो class boundaries असल में more precise class limits हैं। आप कह सकते हैं कि क्लास लिमिट्स जो हैं वो उतनी प्रिसाइज नहीं है जितनी क्लास बाउंड्रीज हैं दोनों ग्रुप्स की डेडलाइन। फर्क सिर्फ ये होगा कि इसमें पहला ग्रुप 30 पे शुरू हुआ है, 40 पे ख़त्म हुआ है, तो दूसरा 40 पे ही शुरू होगा और 50 पे ख़त्म होगा। इनके दरमियान गैप नहीं होगा। अब जानते हैं क्लास लिमिट्स में गैप था, दूसरा ग्रुप 41 पे शुरू हुआ था, पहला 40 पे ख़त्म हुआ था, तो 1 यूनिट का गैप था। यहाँ नोट करें गैप नहीं है, पहला ग्रुप 40 पे ख़त्म हुआ तो दूसरा 40 पे ही शुरू हो गया, दूसरा ग्रुप 50 पे ख़त्म हुआ तो तीसरा 50 पे ही शुरू हो गया। लॉजिकली अगर देखा जाए तो 40 अगर एक ऑब्जर्वेशन है डेटा में फर्ज कर लें, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए उसको हम या तो पहले ग्रुप में रखेंगे या दूसरे में, दोनों में तो नहीं रख सकते। तो इसलिए इस स्टाइल को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ग्रुपिंग। ये एंड पे मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव स्टाइल। एक्सक्लूसिव इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि पहला ग्रुप 30 से शुरू हुआ तो 30 को तो हमने डेफिनेटली पहले में रखना है, और अगर दूसरा 40 से शुरू हो रहा है तो 40 को उसमें रखना है, और अगर 40 को दूसरे में रखना है तो फिर 40 को पहले में तो नहीं रख सकते। एक वैल्यू को दो ग्रुप्स में तो नहीं अकोमोडेट करना है, ओवरलैपिंग हो जाएगी इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला ग्रुप है 30 से बिलो 40 असल में, और दूसरा है 40 से बिलो 50। यानी कोई भी वैल्यू जो 40 से छोटी होगी वो पहले में आ जाएगी, जब वो वैल्यू 40 हो जाएगी फिर वो पहले में ही आएगी, दूसरे में चली जाएगी। इसी तरह से कोई वैल्यू जो 50 से छोटी है वो दूसरे में आ जाएगी, लेकिन अगर वो वैल्यू 50 है तो फिर वो दूसरे में नहीं आएगी, तीसरे में जाएगी, एंड सो ऑन। इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि 40 इज नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट ग्रुप, सिमिलरली 50 इज नॉट इंक्लूडेड इन सेकंड ग्रुप। इसको ना शामिल होने की वजह से हम एक्सक्लूसिव स्टाइल का नाम दें। तो मैंने लिखा in this case upper class boundary is not included in that particular class, and this is called exclusive style of making grouping। हम बात करते हैं जी मिड पॉइंट की।
मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट एक ऐसी वैल्यू है जो एक ग्रुप को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। मैंने लिखा इट इज द पॉइंट which divides the class into two equal halves. It is calculated by finding the mean या average of the two class limits or two class boundaries of the same class. किसी एक ग्रुप की दो लिमिट्स होंगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दोनों को ऐड करके दो पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। या किसी भी ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करके दो पे डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट सेम ही होगा, हम क्लास लिमिट से कैलकुलेट कर लें या क्लास बाउंड्री से, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। सो आपको मिड पॉइंट की कहीं पे ज़रूरत पड़े तो आपने क्या करना है, जो आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं भले वो क्लास लिमिट्स हों भले वो क्लास बाउंड्रीज हों, आपने हर ग्रुप की दोनों डेडलाइंस को ऐड करके दो पे डिवाइड करते जाना, वो हमारे पास मिड पॉइंट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी। जब हम एक ग्रुप लिखते हैं तो उसके सामने ये भी मेंशन करते हैं कि इस ग्रुप के सामने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी आ रही हैं। वो जो एक ग्रुप के सामने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखी जाती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन में मैंने लिखा द नंबर ऑफ आइटम्स फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास is called frequency of that class. Number of observations या items falling in a particular class is the frequency of that class. बात करते हैं जी क्लास इंटरवल की। क्लास इंटरवल क्या है? क्लास इंटरवल है द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ए क्लास। यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रैकेट के अंदर नॉट क्लास लिमिट्स, याद रखना है इसकी कैलकुलेशन क्लास लिमिट से नहीं करनी बल्कि क्लास बाउंड्री से करनी है, इसलिए कि डेफिनेशन में क्लास बाउंड्री का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हमारे पास एक क्लास है जिसकी हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री भी मौजूद है लोअर भी मौजूद है, तो हम अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस कर देंगे तो उस क्लास का क्लास इंटरवल आ जाएगा। जिस क्लास का क्लास इंटरवल चाहिए उस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। अगर क्लास बाउंड्रीज नहीं है तो हम क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। आप जानते हैं क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती हैं, हम इस पे ऑलरेडी डिटेल के साथ बात कर चुके। तो क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना होगा तो हमें चाहिए होगी क्लास बाउंड्रीज। अगर क्लास बाउंड्रीज नहीं होंगी हम पहले उस डेटा की क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और फिर क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर सकेंगे। इस तरह से कैलकुलेट करना है, कोई भी एक ग्रुप जो है उसके सामने दोनों क्लास बाउंड्रीज उठाएं, बड़ी वाली क्लास बाउंड्री में से छोटी वाली क्लास बाउंड्री माइनस करें, जो आपके पास आंसर आए वो क्लास इंटरवल कहलाएगा। इसके लिए यूजुअली नोटेशन आई या एच यूज की जाती है। फिर हम बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। हमने सवाल में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाई थी। किस तरह से बनाई थी आपको याद होगा, हर फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड करते गए तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई थी। एक ग्रुप की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो मैंने डेफिनेशन में लिखा इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास is divided by sum of all frequencies, then it is called relative frequency or proportion or probability। ये एक ही चीज़ के तीनों नाम हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम इसके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की टर्म यूज़ करते हैं। आप किसी स्टेज पे प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी भी वही चीज़ है जिसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते थे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी भी ग्रुप की नेगेटिव नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती, वन से बड़ी नहीं हो सकती, वन भी नहीं हो सकती, ये वैल्यू 0 से 1 की रेंज में होगी। और सारी की सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम वो हमेशा 1 के बराबर होगा। किसी भी एक डेटा की जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम उसकी अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बना लें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल हमारे पास हमेशा 1 के बराबर हो। फिर हम बात करते हैं जी परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की।
तो परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैसे बनाई थी, आपको याद होगा। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया था। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई थी, फ्रीक्वेंसी को समेशन एफ पे डिवाइड करके। तो अगर आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी हुई है तो डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, आपके पास परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती जाएंगी। अगर आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, आपके पास है सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी को समेशन एफ पे डिवाइड करेंगे, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास डायरेक्ट परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनती जाएंगी। जिस तरह रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज में ऑल पॉसिबल रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम 1 आता है, इसी तरह से परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज में परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल 100 बन जाएगा। उसमें वो उसका शेयर शो करता है 1 में से, तो इसमें से हर ग्रुप का शेयर 100 में से शो हो जाएगा। हम बात करते हैं जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा इसका नाम है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई थी। उसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड cumulative frequency or less than cumulative frequency of the particular class। ये डेफिनेशन है लेस देन cumulative frequency की, और इससे आगे डेफिनेशन है लेस देन cumulative frequency distribution की। तो लेस देन cumulative frequency distribution क्या हुई, द टेबल showing the cumulative frequencies against the class boundaries of each class is called cumulative frequency distribution और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 लाइंस जो है इसमें 2 डेफिनेशन लिखी गई हैं। पहली डेफिनेशन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की या लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और दूसरी डेफिनेशन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक टेबल की शेप ही होगी, लेकिन ये टेबल की शेप आपको बताएगी कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री से नीचे नीचे वैल्यूज की तादाद कितनी। अगर हम बात कर लें मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, साथ ही मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जैसे लेस देन बनती थी ये उसका रिवर्स प्रोसेस होगा। मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज ग्रेटर देन द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। किसी एक क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री से बड़ी वैल्यूज की तादाद ये शो करेगी उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसका हम नाम रखते हैं मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमारे पास एक टेबल मौजूद हो जो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहा हो, तो उसको हम नाम दे देंगे मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने लिखा द टेबल शोइंग मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट द क्लास बाउंड्रीज ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिल्कुल जैसे पिछली 4 लाइंस में 2 डेफिनेशन थी, यहाँ भी 4 लाइंस में 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और दूसरी है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी टेबुलर शेप ही है, फर्क सिर्फ ये है कि इसमें किसी ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री से बड़ी वैल्यूज की तादाद जो है वो बताई जाएगी। बस जगह पे हमारे पास डेटा इस तरह से होता है कि उसमें एक वेरिएबल की बजाय 2 वेरिएबल होते हैं, तो उसको अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना चाहें तो उसके लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो होता है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक्सिस पे हमारे पास ग्रुपिंग होती है एक वेरिएबल के लिए, तो दूसरे एक्सिस पे ग्रुपिंग होती है दूसरे वेरिएबल के लिए, और उनके क्रॉस पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज लिखी होती हैं वो सेंटर में शो की जाती हैं। तो ऐसी टेबुलर शेप को हम कह देते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा समटाइम वी हैव ऑब्जर्वेशन इन पेयर्स and each pair is obtained as a result of observations on 2 variables।
तो टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ बाईवेरिएट डाटा, तो ऐसा डाटा जिसमें ऑब्जर्वेशन पेयर की शक्ल में होंगी उसको हम नाम देते हैं बाईवेरिएट डाटा। तो टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ बाईवेरिएट डाटा इनटू क्रॉस क्लासिफिकेशन इज नोन एज बाईवेरिएट और टू वे क्रॉस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और बाईवेरिएट भी। हम थोड़ी सी बात करेंगे जी कि टेबुलेशन होती क्या है। टेबुलेशन है स्टैटिस्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू कॉलम्स एंड रोज। कोई भी हमारे पास डाटा मौजूद हो, हम उसको रोज और कॉलम्स की शक्ल में शो कर दें तो हम उसको टेबुलेशन का नाम दे देंगे। तो टेबुलेशन सिंपल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, कम्प्लेक्स टेबुलेशन भी हो सकती है। सिंपल टेबुलेशन कहलाएगी अगर हम डाटा के दो किसी एक क्राइटेरियन के तहत दो या दो से ज़्यादा हिस्से कर रहे हैं, और अगर क्राइटेरियन एक से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम डबल टेबुलेशन कहेंगे, और अगर क्राइटेरियन हमारे पास दो से भी ज़्यादा हो जाए तो हम उसको कम्प्लेक्स टेबुलेशन का नाम देंगे। सिंपल टेबुलेशन होगी अगर एक क्राइटेरियन के तहत उसकी डिवीजन की जा रही है डाटा की, और अगर नंबर ऑफ क्राइटेरियन दो हैं तो हमारे पास डबल टेबुलेशन कहलाएगी, और अगर क्राइटेरियन दो से भी बढ़ गए फिर हम उसे कम्प्लेक्स टेबुलेशन का नाम देंगे। तो स्टैटिस्टिकल टेबल जो हमारे पास बनेगा उसमें जो चीज़ें मेंशन की जाएंगी वो इस तरह से होंगी। सबसे पहले उसका टाइटल होगा जो टेबल के ऊपर लिखा जाएगा। तो मैंने लिखा क्लियर कट हेडिंग ऑफ द टेबल इज कॉल्ड टाइटल। फिर है हमारे पास हेड नोट। हेड नोट क्या होगा जी? इफ टाइटल डिस्क्राइब सम फर्दर डिस्क्रिप्शन, हमने टाइटल तो लिख दिया, अगर उसकी फर्दर कुछ डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? हेड नोट में। इट शुड बी मेंशन्ड आफ्टर द टाइटल एंड इट इज़ कॉल्ड हेड नोट। हेड नोट में आपका जो टाइटल है उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन होगी। उसके बाद है हमारे पास बॉक्स हेड। हेडिंग एंड सब हेडिंग इन कॉलम आर कॉल्ड बॉक्स हेड। बॉक्स हेड क्या है जी? हेडिंग एंड सब हेडिंग इन द कॉलम्स। हम एंड पे इसकी एक शेप बनी हुई देखेंगे तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। उसके बाद है स्टब हमारे पास। स्टब है जी हेडिंग एंड सब हेडिंग इन रोज एंड रो ऑप्शन। स्पेसेस वेयर रो ऑप्शन आर रिटन इज कॉल्ड स्टब। वो जगह जहाँ पे रो ऑप्शन लिखी जाएगी उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टब का नाम देते हैं। और बॉडी क्या है? The numerical data below the column caption and beside the row caption is called body of the table. जब हम x एक्सिस पे भी लिख चुके, y पे भी लिख चुके, तो उसकी क्रॉस टेबुलेशन की शक्ल में जो कुछ लिखा जाएगा वो सारी उसकी बॉडी कहलाएगी। और फुट नोट क्या है जी? फुट नोट है कि some notes are sometimes necessary for explanation. If they are under the title, they are prefatory note. If they are at the end, they are footnote. आपको याद होगा प्रेफरेटरी नोट में हमने यही कहा था कि हेडिंग की मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम इसमें देंगे। तो अगर यही चीज़ हम एंड पे लिख दें जहाँ पे आपका टेबल ख़त्म हो रहा है उसकी बेस में लिख दें तो फिर उसको हम फुट नोट का नाम दे देते हैं। सोर्स नोट से मुराद है ये लिखे जाएंगे टेबल पे एंड पे, और इसमें सिर्फ ये मेंशन कर दिया जाएगा कि ये डेटा जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये हमने उठाया कहाँ से, हमारे पास इसका सोर्स कौन सा था। आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से आपको वाज़ेह होगा कि हम जो टेबल बनाएंगे उसकी शेप किस तरह से होगी। सबसे ऊपर उसमें लिखा गया जी टाइटल। डेटा का टाइटल यहाँ पे आएगा। टाइटल की मजीद कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद ये आपके पास होगा बॉक्स हेड। ये सामने है आपके कॉलम का ऑप्शंस। इसी तरह ये आपके पास है स्टब, तो इसके सामने है आपके पास रो का ऑप्शन। आप यहाँ पे भी कुछ लिख रहे होंगे और यहाँ पे भी कुछ लिख रहे होंगे। तो इनका क्रॉस जो बनता है ये वाला सेंटर वाला एरिया, कितने बॉक्स बनते हैं इस केस में? 1 2 3 4 5। 5 हमारी 5 कॉलम्स हैं हमारे, और रोज कितनी है? 1 2 3 4।
ये हमारे पास 20 बॉक्सेस जो बन रहे हैं 5x4 20 बॉक्सेस, ये इस टेबल की बॉडी कहलाएगी। ये बॉडी आपने फिल कर ली, कंप्लीट हो गई, तो नीचे आ गया ये आपके पास फुट नोट्स। फुट नोट क्या है? फुट नोट वही है जो आपके पास प्रेफरी नोट था, फर्क सिर्फ ये है कि ये आपने ऊपर लिखा था तो उसको नाम दे दिया प्रेफेटरी नोट, और अगर यही चीज़ हम उसकी बेस में जाके लिख देंगे जहाँ पे टेबल ख़त्म हो रहा है, तो फिर इसको हम फुट नोट्स का नाम दे देते हैं। बाज़ जगह पे ये दोनों लिखे होते हैं, बाज़ जगह पे एक लिखा होता है, डिपेंड करता है कि आप उसको डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए कहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं। और एंड पे हमारे पास सोर्स होगा जी। सोर्स का मैंने अभी आपको बताया कि ये आपको इंडिकेट करेगा कि ये डाटा हमने उठाया कहाँ से। थैंक यू वेरी मच बॉयज।